गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कल हमने टॉपिक पढ़ा था समाज, सोसाइटी। हमने स्टार्ट किया था सेकेंड यूनिट, समाज क्या है, समाज किसे कहते हैं, उसका मीनिंग क्या है, समाज की विशेषताएं क्या हैं, ये हमने जानने का और समाज की जो मुख्य मुख्य परिभाषाएं हैं वो जानने का प्रयास किया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम बढ़ते हैं समाज के प्रकार की तरफ। और हमने समूह और समाज में जो अंतर किया था और हमने कहा था कि उसे हम एक समाज की संज्ञा देते हैं, तो एक समाज और समाज के मध्य अंतर यानी ए सोसाइटी एंड दी सोसाइटी, ये हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए मेन प्रकार की हम यहाँ चर्चा करेंगे, क्योंकि जब आप बहुत सारी किताबें खंगालते हैं या नेट पे सर्च करते हैं तो टाइप्स ऑफ सोसाइटी में अनलिमिटेड हैं, लेकिन जो मेजर टाइप्स हैं उनकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो नए प्रकार भी इमर्ज हुए हैं, सोसाइटी के नए कंसेप्ट भी आए हैं, वो भी हम यहाँ पर उनमें से मेन यहाँ पर चर्चा करें। चलिए, सोसाइटी के जब हम टाइप्स की चर्चा करते हैं तो एल.एच. मॉर्गन, जो कि मानव शास्त्री थे, उनके प्रकार को हम नहीं छोड़ सकते। वो भले ही मानव शास्त्री हैं, लेकिन समाजशास्त्र का जब हम प्रकारों की चर्चा करते हैं समाजशास्त्र में समाज के, तो हम एल.एच. मॉर्गन को ज़रूर अंडरलाइन करते हैं, क्योंकि उन्होंने जब समाज का विभाजन बताया तो उन्होंने समाज के 3 चरण बताए कि समाज जो है, क्योंकि वो उद्विकासवादी थे, ज़्यादातर जब भी चरणों में किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं, कभी भी किसी भी कंसेप्ट को जब चरणों में स्टेजेस पे प्रस्तुत करते हैं, इसका मतलब होता है वो उद्विकासीय चरण है। यानी पहला ये चरण आया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, एक के बाद एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्टेज आती चली गई। तो एल.एच. मॉर्गन, जो कि मानव शास्त्री थे, उन्होंने समाज के 3 चरण बताए, या समाज के 3 प्रकार आप कह लीजिए। पहला सेवेज सोसाइटी यानी अरण्य अवस्था, जिसे जंगली अवस्था भी कई जगह लिखा हुआ मिलता है, तो अरण्य यानी जंगल, तो अरण्य यानी सेवेज सोसाइटी। दूसरा बार्बरिक सोसाइटी यानी बर्बरता की अवस्था, और तीसरा सिविलाइज्ड या सभ्य समाज। तो 3 प्रकार हो गए, सेवेज, बार्बरिक और सिविलाइज्ड, अरण्य, बर्बर और सभ्य समाज। ठीक है, आप अगर इन तीनों ही प्रकारों के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि समाज कैसे, जब हम अरण्य अवस्था में थे तो हंटिंग, गैदरिंग यानी शिकार करना पशुओं और जो फल फूल एकत्र करना, वो वाली अवस्था हुआ करती थी। फिर धीरे 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 मानव का विकास हुआ, उसने कुछ पहियों का आविष्कार किया, आग निकाला, तब वो अगली अवस्था में आया, खाना पका के खाने लगा, तो वो बार्बरिक स्टेज आ गई, वो पशुपालन करने लगा, सी फूड्स का इस्तेमाल करने लगा। और फिर उसके बाद सभ्य अवस्था है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलप हो गई। तो धीरे धीरे जो मनुष्य था, वो मनुष्य का जो विकास हुआ वो सरल से जटिल की तरफ हुआ, अरण्य अवस्था से सभ्य अवस्था की तरफ हुआ। सेकेंड, हम अगस्त कौन की चर्चा कर सकते हैं। आप जानते हैं अगस्त कौन का नाम, आपने बहुत अच्छे से सुना था अपनी फर्स्ट यूनिट में कि ही इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र के जनक के रूप में आप इन्हें जानते हैं। अगस्त कौंत ने भी समाज के 3 चरण बताए, और ये भी आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने जब अगस्त कौंत की कंट्रीब्यूशन को डिटेल में पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था। अगस्त कौंत कहते हैं कि समाज का विकास 3 चरणों में हुआ। जो पहला था वो है अंधविश्वास का चरण या धार्मिक चरण आप कह सकते हैं, थियोलॉजिकल स्टेज। दूसरा मेटाफिजिकल यानी तत्वशास्त्रीय चरण, और जो तीसरा है वो है पॉजिटिविस्टिक, प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक चरण यानी साइंटिफिक स्टेज। तो थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविस्टिक और साइंटिफिक। इसी तरह से अंधविश्वास का चरण या धर्म का धार्मिक चरण, फिर तत्वशास्त्री चरण, और तीसरा वैज्ञानिक चरण या प्रत्यक्षवादी चरण। पहले चरण में जो समाज था वो धर्म, जादू, इन सब चीज़ों में विश्वास रखता था, यानी जो सारी चीज़ें थी वो धर्म कंट्रोल करता था। जैसे अगर कोई अच्छा हुआ है तो उसके पीछे ईश्वर जिम्मेदार है, और अगर कुछ बुरा हुआ है तो ईश्वर का कर्ज है, शाप है, और ईश्वर नाराज़ है। ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के आधार पर समाज को समझा जाता था। इसी तरह से जब तत्वशास्त्रीय समाज आया, यानी नेक्स्ट स्टेज आई, तो थोड़ा सा डेवलप हुआ। यहाँ पर लोगों ने ये तो समझ लिया कि कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, उससे कुछ क्या होता है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, उस घटना का कारण क्या हो सकता है, वो नहीं समझते थे। जैसे पहले चरण की हम अगर बात करें तो अगर बारिश होती थी तो ईश्वर
प्रसन्न है तो वो बारिश करता है ना। और इंद्र देवता जो है बारिश के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और जब बारिश सेकेंड स्टेज आया तो उन्हें समझ में आ गया कि इंद्र देवता बारिश नहीं करते, बारिश का कोई प्राकृतिक कारण है, लेकिन वो कारण क्या है वो उनकी समझ में नहीं आया था, क्योंकि उतना ज्ञान विकसित नहीं हुआ था। या कोई महामारी फैली है तो उसके लिए कोई देवता नाराज़ या खुश नहीं होता है, बल्कि हमारे जो फिजिकल या शारीरिक कोई जो प्रॉब्लम है उसके कारण होता है, लेकिन वो क्या कारण है वो नहीं समझते थे। फिर तीसरी स्टेज आई, यानी वैज्ञानिक कारण। जब विज्ञान आया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया, मशीनें आई, तब जाके लोगों की समझ में ये आ गया कि हर घटना के पीछे एक कारण होता है, यानी कारण और परिणाम संबंध लोग आइडेंटिफाई करने लगे, पहचानने लगे। तो हम अंधविश्वास के चरण से वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ मूव हुए। ये हमारा अगस्त कुंत का समाज का विभाजन था। इसी तरह से आप देखिए दुर्कीम को भी आपने पढ़ा है जब फाउंडिंग फादर्स पढ़े थे। दुर्कीम ने भी दो तरह के समाजों की बात की, एक यांत्रिक समाज और एक सावयवी, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक। तो जो यांत्रिक समाज है, जैसे नाम से पता लगता है, यंत्रवत काम करता है, मशीन की तरह काम करता है। तो जो यांत्रिक समाज था, उस समाज में वो उसको आप सिंपल सोसाइटी कह सकते हैं, सरल समाज कह सकते हैं, जिसमें जनसंख्या कम, आवश्यकताएं कम, श्रम कम, सिंपल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। लोगों में एक दूसरे में अंतर निर्भरता थी, हम की भावना थी, घनिष्ठ संबंध थे, अनौपचारिक रिलेशंस थे, अनौपचारिक इनफॉर्मल रिलेशंस थे, है ना। और सरल प्रकार का कानून या दंड होता था, लिखित कानून नहीं होता था। ये सारी जो विशेषताएं पड़ी, जो एक गांव में, एक आदिम समाज में, एक सरल समाज में आप देखते हैं, उसको हम यांत्रिक समाज यानी मैकेनिकल सोसाइटी कह सकते हैं दुर्कीम के अनुसार। और इसके जस्ट अपोजिट जो सारी चीज़ें हुई वो आपके जटिल समाज यानी सावयवी समाज में आई, जिसमें जनसंख्या भी बढ़ गई, आवश्यकताएँ भी बढ़ गई और श्रम का विभाजन भी जटिल होता गया। लोगों में व्यक्तिवादिता की भावना आ गई, स्वार्थ केंद्रित संबंध होने लगे, औपचारिक रिलेशंस होने लगे, कानून, राज्य, पुलिस, ये सब लिखित सिस्टम आ गया। तो धीरे 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 सरल से जटिल होते चले गए, क्योंकि जो जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया, समाज का विकास होता गया और समाज का स्वरूप बदलता चला गया। फिर आप देखिए जो है स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, उसको भी आप पढ़ चुके हैं, हर्बर्ट स्पेंसर को। उन्होंने दो प्रकार के विभाजन दिए। पहला उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने कहा कि समाज जो है वो यौद्धिक समाज है, मिलिटेंट सोसाइटी है, औद्योगिक समाज है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, और नैतिक समाज है। यौद्धिक, औद्योगिक और नैतिक समाज है। एक दूसरा विभाजन उन्होंने किया जो उन्होंने सरलता और जटिलता के आधार पर किया। उन्होंने कहा सरल समाज आया यानी सिंपल सोसाइटी आई, फिर कंपाउंड सोसाइटी, युग्म समाज आया, फिर डबली कंपाउंड और फिर ट्रिपली कंपाउंड यानी द्वियुग्म, और फिर ट्रिपल कंपाउंड। यानी जैसे जैसे उनके आकार बढ़ते गए, जनसंख्या उनमें बढ़ती गई और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, तो ये उसके आधार पर इन्होंने डबली कंपाउंड और ट्रिपली कंपाउंड नाम दे दिया। फिर कार्ल मार्क्स, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि समाज का जो विकास हुआ, विकास हुआ, उसके निम्नलिखित चरण हो सकते हैं। पहला इन्होंने कहा आदिम साम्यवाद का समाज, दूसरा दास समाज या प्राचीन समाज, तीसरा सामंती समाज, फ्यूडल सोसाइटी, फिर पूंजीवादी समाज, और नेक्स्ट जो आएगा, जो इसकी भविष्यवाणी की, वो क्या था? उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जो समाज आएगा वो समाजवादी और साम्यवादी समाज होगा। यानी पहला समाज जिसमें कोई वर्ग विभाजन नहीं था, वर्ग नाम की चीज़ ही नहीं थी, क्लास का कंसेप्ट ही नहीं था, जो वर्ग नहीं था इसका मतलब असमानता नहीं थी, ऑल आर इक्वल, सब समान थे। तो वो जो स्टेज थी उन्होंने वर्गहीन थी, मतलब उसमें वर्ग नाम का कंसेप्ट ही नहीं था, वर्ग की अवधारणा ही नहीं थी। तो उन्होंने उसको आदिम साम्यवादी समाज कहा, जहाँ सब समान हैं, ऑल आर इक्वल्स। इसी तरह फिर उन्होंने कहा कि जैसे जैसे संपत्ति की अवधारणा आई तब समाज में वर्ग बनना शुरू हुए। तो आपका दास समाज में आया, उसमें एक स्वामी था और एक दास था, यानी एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर, एक उसके अधीन काम करता था। फिर सामंती समाज आया, तो सामंती समाज में भी एक सुपीरियर एक इन्फीरियर यानी पूंजीपति आया, और सामंत आया, जागीरदार आया, और उसके फिर नीचे काम करने वाले व्यक्ति आए यानी अर्धदास आए, सर्व्स आए। फिर पूंजीवादी आया, तो पूंजीवादी समाज में भी एक सुपीरियर एक इन्फीरियर यानी एक शासक और एक शासित था, जैसे पूंजीपति हो गया और सर्वहारा हो गया, मजदूर हो गया। फिर जो नेक्स्ट स्टेज आएगी, उन्होंने कहा कि
हर जो व्यवस्था है वो अपना अंत स्वयं करता है, यानी हर व्यवस्था जो है, हर जो सिस्टम आया, हर जो समाज आया, उस समाज का अंत के बीज भी उसी के अंदर रहते हैं। तो एक समय तक कोई स्टेज चलता है और जब उसमें अति हो जाती है तो उस समाज में परिवर्तन होना स्वाभाविक है, क्योंकि मार्क्स डायलेक्टिक्स की बात करते हैं ना, कि द्वंद्वात्मकता या संघर्ष बढ़ जाता है और जब वो बढ़ जाता है तो सत्ता पलट जाती है। तो जो नेक्स्ट समाज आएगा उनका ये कहना था कि वो समाज कैसा होगा, वो समाजवादी होगा, समतामूलक होगा, वहाँ जो है राज्य के नियंत्रण की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ सब कुछ सब में समानता होगी, जैसा कि पहला सोसाइटी था। तो ये उन्होंने एक कल्पना की समाज के वर्गीकरण की। तो ये मोटे तौर पर बहुत सारे समाज के विवरण वर्गीकरण मैंने आपके सामने रखे। चलिए अब कुछ अन्य प्रकारों की हम चर्चा करते हैं जो किसी के नाम से नहीं जाने जाते, लेकिन सामान्यतः हम बात करते हैं, जैसे कृषक समाज, गैर कृषक समाज, ठीक है, एग्रीकल्चर सोसाइटी और नॉन एग्रीकल्चर सोसाइटी, जहाँ कृषि होती थी और जहाँ कृषि नहीं होती। ऐसे ही परंपरागत समाज, आधुनिक समाज और उत्तर आधुनिक समाज, ट्रेडिशनल सोसाइटी जहाँ ट्रेडिशंस थे, परंपराएं थी, रूढ़ियाँ थी, अंधविश्वास थी, जिनको आप सिंपल सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। फिर मॉडर्न सोसाइटी जहाँ लॉजिक्स या रैशनैलिटी या तर्क इंपॉर्टेंट हो गए, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आ गए, साइंस इंपॉर्टेंट हो गई। और फिर उत्तर आधुनिक समाज जहाँ इमोशंस इंपॉर्टेंट हो गए, है ना। तो परंपरागत आधुनिक और उत्तर आधुनिक, यानी आधुनिक के भी आगे का समाज। तो ये एक वर्गीकरण आया। और एक वर्गीकरण क्या आया, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज और जनजातीय समाज। गांव में रहने वाले जनजातीय समाज, जो दूर दराज स्थानों पे, जंगलों में और पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी लोग थे, तो जनजातीय समाज। और नगरीय समाज जो नगरों में या शहरों में, कस्बों में रहने वाले, तो वो नगरीय समाज। तो ग्रामीण, नगरीय और जनजातीय समाज का एक वर्गीकरण आया। ऐसे ही एक क्लासिफिकेशन आया राजनीतिक समाज और नागरिक समाज, यानी सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी। तो राजनीतिक समाज जहाँ राजनीति से संबंधित, मतलब राजनीति जहाँ डिटरमिन करती है सारे रिलेशनशिप को, और नागरिक समाज या नागरिक या व्यक्ति जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है और वो डिटरमिन करता है सारी चीज़ों को। ऐसे ही अगर विकास के संदर्भ में हम देखें तो अल्प विकसित, विकसित और अविकसित, अल्प विकसित और विकसित समाज, डेवलप, अंडर डेवलप और डेवलपिंग सोसाइटीज़। इकोनॉमिक्स में आप इस तरह के कंसेप्ट पर जरूर पढ़ा होगा आपने। तो जो बिल्कुल विकसित नहीं है, अविकसित यानी विकास ही नहीं हुआ, अल्प विकसित जिनमें थोड़ा विकास हुआ है, और विकसित जो कि कंप्लीटली डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं। ऐसे ही एक और जो है वर्गीकरण अर्थशास्त्र में और में आप पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र में भी इनका वर्गीकरण होता है, जैसे प्रथम विश्व के समाज, द्वितीय विश्व के समाज और तृतीय विश्व के समाज। ये डेवलपमेंट के संदर्भ में है। जो बहुत ज़्यादा विकसित हैं वो प्रथम विश्व, जो कम विकसित हैं वो द्वितीय विश्व के समाज, और जो बिल्कुल विकसित नहीं है या अल्प है मतलब ना के बराबर हैं, हाशिए पर हैं, वो तृतीय विश्व के समाज उन्हें कहा जाता है। तो इस तरह से विकास के आधार पर जो है या आर्थिक आधार पर हम बहुत सारे, या व्यवसाय के आधार पर जैसे कृषि वाला था, निवास के आधार पर जैसे ग्रामीण, नगरीय और जनजातीय था, हम बहुत सारे आधारों पर समाज के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब एक चीज़ मैंने और आपको कही थी कि हम अंतर करेंगे समाज और एक समाज में अंतर। आपको याद होगा जब हमने कल ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था दो परिभाषाएं होती, दो अर्थ होते हैं समाज के, एक लोकप्रिय अर्थ और एक समाजशास्त्रीय अर्थ। लोकप्रिय अर्थ में हमने क्या लिया था, समाज लोगों का समूह है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ और कलेक्टिविटी ऑफ पीपल। और समाजशास्त्रीय अर्थ में कहा था कि ये जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, ठीक है। तो एक व्यक्तियों से बनता है और एक में था संबंध इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। वही जो व्यक्तियों का समूह कहता है, व्यक्तियों के समुच्चय को समूह समाज कह रहा था लोकप्रिय अर्थ में, दरअसल वो परिभाषा जो है समूह की है, या उसको हम ए सोसाइटी नाम देते हैं, हिंदी में समाज, ए सोसाइटी। और जिसको हम समाजशास्त्रीय भाषा में समाज कह रहे थे, यानी संबंधों के समूह को समाज कह रहे थे, वो सोसाइटी की डेफिनेशन है इंग्लिश में द सोसाइटी, ठीक है। चलिए अब दोनों में मेन अंतर पे हम फोकस करते हैं। जैसे समाज, जब मैं समाज बोल रही हूँ तो हम समाजशास्त्रीय अर्थ की बात कर रहे हैं, और जब ए सोसाइटी या असमाज बोल रही हूँ तो हम लोकप्रिय अर्थ की बात कर रहे हैं। तो समाज का मतलब है संबंधों का जाल, यानी संबंधों के जाल से जो बनता है वो समाज कहलाता है। और ए सोसाइटी यानी असमाज, एक समाज कैसे बनता है, ए सोसाइटी जो बनती है वो व्यक्तियों के समूह से बनती है। दूसरा, संबंध दिखाई नहीं देते,
तो नेचुरली समाज अमूर्त होता है और व्यक्ति दिखाई देते हैं, तो एक समाज जो होता है वो मूर्त होता है, यानी वो एब्स्ट्रैक्ट होता है और वो कॉन्क्रीट होता है, दिखाई देता है। तीसरा, जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसका क्षेत्र कितना बड़ा है, कहाँ तक फैला है, आप नहीं माप सकते। इसलिए जो समाज होता है, सोसाइटी है, वो व्यापक है, असीमित है, उसका क्षेत्र व्यापक है ना, उसका आकार बड़ा है। और जब हम एक सोसाइटी की बात करते हैं या एक समाज की बात करते हैं तो उसका दायरा सीमित होता है, क्योंकि लोग आपको दिखाई देते हैं, जहाँ तक लोग दिखाई दे रहे हैं, जहाँ तक वो समूह फैला है, आप उसको देख सकते हैं। इसलिए एक समाज का जो दायरा होता है वो सीमित होता है, यानी उसका आकार लघु होता है। समाज में समानता और भिन्नता दोनों पाई जाती है, ठीक है। इक्वालिटी भी होती है और डिफरेंसेस भी, सिमिलैरिटी भी होती है और डिफरेंसेस भी होते हैं। तो समानता और भिन्नता दोनों पाई जाती है समाज में। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो एक समाज में या एक सोसाइटी में केवल समानता होती है, भिन्नता की संभावना कम होती है, समानता ज़्यादा होती है। अगर भिन्नता होगी तो नेचुरली वो खंडित हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखिए, समाज में सहयोग और संघर्ष, कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही होता है, क्योंकि समाज में डायलेक्टिक्स पाए जाते हैं, ठीक है। द्वंद्वात्मक एकता होती है, कल भी हमने पढ़ा था। तो द्वंद्वात्मकता पाई जाती है, यानी दो विपरीत विशेषता एक साथ रहती हैं, तभी उसमें गतिशीलता या निरंतरता बनी रहती है, ठीक है। और इस तरफ जब हम एक समाज की बात करते हैं या एक सोसाइटी की बात करते हैं तो एक सोसाइटी में एक सोसाइटी में या एक समाज में जो है वो सहयोग की भावना की अधिक संभावनाएं होती हैं। संघर्ष होगा तो नेचुरली समूह या समाज, जो एक समाज है, वो खंडित हो जाएगा। दूसरी तरफ समाज में सांस्कृतिक बाहुल्यता होती है, यानी अनेक सारे धर्म संस्कृति एक साथ रहते हैं, तो सांस्कृतिक कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है उसमें। लेकिन इस तरफ सांस्कृतिक बाहुल्यता की संभावना कम होती है, बल्कि समानता, जो सांस्कृतिक समानता है, भाषाई समानता, सांस्कृतिक संस्कृति की समानता, इन सब की संभावना ज़्यादा होती है। क्लियर। दूसरी तरफ हम देखें कि समाज कभी समाप्त नहीं होता, ये एक एंडलेस प्रोसेस है, इसमें निरंतरता पाई जाती है। लेकिन इसलिए हम कभी कभी समाज को व्यवस्था या प्रक्रिया के रूप में भी देखते हैं। प्रक्रिया या व्यवस्था का मतलब जो निरंतर बनी रहती है, जिसमें निरंतरता है। समाज खत्म नहीं होता, समाज का स्वरूप, समाज का प्रकार, आकार, वो सब बदलता रहता है, लेकिन समाज कभी खत्म नहीं होता। लेकिन एक समाज या एक सोसाइटी जिसे आप कहते हैं वो समाप्त हो सकता है, खंडित हो सकता है, और उसकी जगह कोई नया एक समाज आ सकता है, ठीक है। जैसे ब्राह्मण समाज है, मतलब धर्म के आधार पे आप या जातियों के आधार पर जो आप ग्रुप्स बनाते हैं, समूह बनाते हैं, उसको आप ए सोसाइटी कहते हैं। तो यहाँ जो है समाप्ति की संभावना है, लेकिन उधर समाज में समाप्ति की संभावना नहीं है, वो कंटिन्यू करता है, निरंतर बना रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, उम्मीद करती हूँ ये समझ में आया होगा। नहीं भी आया हो तो हमेशा की तरह चैट बॉक्स ओपन है और आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सवाल कर सकते हैं।